नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 147वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और 147वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे निमेटोलॉजी में चार निमेटोड के बारे में। तीन निमेटोड जो क्रॉप में लगते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट नॉट निमेटोड के बारे में, सिट्रस नेमेटोड के बारे में और इसके बाद रेनिफॉर्म नेमेटोड के बारे में, या फिर इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टंट या फिर स्टाइलेट नेमेटोड के बारे में। तो इन चार नेमेटोड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से ये आपका जो रूट नॉट नेमेटोड है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप ये 8 जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये आठों सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आठों सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, तो आप मात्र 500 रुपए का पेमेंट करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करिए। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। हम तक भेजेंगे कैसे? स्क्रीनशॉट भेजने के लिए आप टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा गया है बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखना। लिखने के बाद क्या करना, आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना टेलीग्राम चलाते हो, उसको सेंड कर देना। ये दोनों चीजें जब आप सेंड कर दोगे, तो आपको ये जो आठों सब्जेक्ट है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में जब कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करोगे तो उसमें काफी ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है। और बीएससी तो आपका बिल्कुल अच्छे से होगा ही होगा। आपका जो जीपीए है बढ़िया बनेगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा है, सबसे पहला जो कि निमेटोड हम पढ़ाने वाले हैं वो है रूट नॉट निमेटोड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिलेडोगाइनी स्पेसी। ध्यान से समझना, ये रूट नॉट क्या होता है। रूट का मतलब होता है जड़ और नॉट का मतलब होता है गांठ। जब एक ऐसा निमेटोड लग जाता है जिसकी वजह से हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं उसमें जब गांठ पड़ने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिलेडोगाइनी स्पीसीज। इसमें ढेर सारी स्पीसीज आती हैं, इस वजह से इसका सीधा सीधा नाम लिखा जाता है मिलेडोगाइनी स्पीसीज। अब ध्यान से समझना, इसमें जो मिलेडोगाइनी है ये क्या होता है, गायनी कहाँ से आया है। ये अगर हम गायनी की बात करें, तो जो गायनी शब्द आया है, ये गायनी का मतलब होता है फीमेल, ठीक। और मिलेडो का क्या मतलब होता है, मिलेडो का मतलब होता है मेलन या फिर एप्पल सेप। तो क्योंकि जो मिलेडो गायनी होता है, इसकी जो फीमेल होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फीमेल है और ये मेल है। तो मिलेडो गायनी स्पीसीज में जो फीमेल होती है, यानी जो मादा होती है, मादा कैसे होती है, मादा मेलन के शेप की होती है या फिर एप्पल के शेप की होती है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया मिलेडो। और गायनी जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, गायनी गायनाकोलॉजिस्ट या गायनोसियम से आया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि गायनी जो होता है वो रिलेटेड होता है फीमेल से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें जो मेलोडी गायनी होती है, इसमें जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, वो या तो मेलन शेप की होगी या फिर एप्पल शेप की भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें आप याद करना। इसी वजह से इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेलोडोगाइनी पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इसको सबसे पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, तो बार्कले ने 1855 में कुकुम्बर में इसको रिपोर्ट किया गया था। एक ग्रीन हाउस एक ग्रीन हाउस था, वहां पर कुकुम्बर की खेती हो रही थी। और उसी के जो रूट्स थे, उसी के रूट्स में सबसे पहले बार्कले ने 1855 में इसको रिपोर्ट किया था। और कहाँ पर रिपोर्ट किया था इंग्लैंड में इसको रिपोर्ट किया गया था। पहली बार इंग्लैंड में इन्होंने देखा था। अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में सबसे पहली बार इसको बार्बर ने 1901 में टी के गार्डन में देखा था, यानी कि जो चाय का बागान होता है, चाय के बागान में देखा था। और कहाँ पर देखा था, केरला में देखा था। चाय के बागान में पहली बार इसको केरला में देखा गया था। किसके द्वारा, बार्बर के द्वारा देखा गया था। 1901 में देखा गया था। अगर हम बात करें मेलोडी गायनी की, तो इसका जो पेरिनियल पैटर्न होता है, पेरेनियल पैटर्न present on voluminousness area which is helpful for species identification। ध्यान से समझना, जो ये मेलोडोगानी होती है,
इसके जो पेरेनियल पैटर्न्स होते हैं इसके वोल्वा के पास, यानी कि इसके जो पीछे एक स्क्लेटरी ऑर्गन होता है, यहाँ पर इसके जो वोल्वा होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का पेरेनियल पैटर्न बना होता है, जिसकी वजह से इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान से समझना, इसमें जो निमेटोलॉजी की एनाटॉमी है वो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों से पूछा नहीं जाता, तो इस वजह से मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ कहाँ पर इसका वोल्वो होता है, कहाँ पर इसका गायनोसियम होता है, कहाँ पर इसका एनस होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से होता है, या फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से होता है, ये सभी चीजें इस बुक में दी नहीं गई हैं, इस वजह से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग कहोगे कि इसको सर जी पूरा डिटेल में पढ़ा दो, तो इसको जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी है उसमें इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आप चाहें तो कोर्स खरीद के आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। बात करेंगे एग की, तो इसमें जो होता है एग ले इन जिलेटिनियस मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, जो ये निमेटोड जब अंडे देता है, जब ये एग लेइंग करता है तो क्या करता है, इसके जो एग होते हैं वो एक तरीके के जिलेटिनियस मैट्रिक्स में भरे होते हैं। जैसे मान लो एक ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स हो गया, अब इसमें ऐसे ढेर सारे अंडे रहेंगे, और ये सब ढेर सारे अंडे लगभग कितने हो जाते हैं, टोटल इनकी जो संख्या होती है वो 200 से लेके 500 एग्स तक हो सकती है, इनकी टोटल संख्या। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे मटर की फली होती है, तो मटर की फली हो गई, और इसके अंदर फिर ये ढेर सारे ऐसे मटर हो गए, तो उसी तरीके से एक जिलेटेनियस मैट्रिक्स होता है, और उसी के अंदर ये बंच में अंडे देते हैं, जिसमें से 200 से लेके 500 अंडे के आसपास तक इनकी संख्या हो सकती है। अगर हम सेक्स डिफरेंशिएशन की बात करें तो अकर्स करता है ये लेट सेकंड जुवेनाइल स्टेज, ध्यान से समझना, जो ये मिलेडोगानी होती है रूट नॉट निमेटोड, इसका जब J2 आता है, यानी कि जो दूसरा जुवेनाइल स्टेज होता है, पहले एग होता है, फिर J1 आता है, फिर J2 आता है, तो जो J2 वाला स्टेज होता है, इस स्टेज में जो यहाँ पर वी शेप की फीमेल बन जाती है और आई शेप का मेल हो जाता है, इसी से हम अंदाज लगाते हैं कि इनका जो जेनेटल ऑर्गन है, यानी कि इसका इनके जो जननांग होते हैं वो फीमेल में वी शेप के होने लगते हैं, और जो मेल होता है उसमें आई शेप के होने लगते हैं। तब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो निमेटोड है वो मेल है कि फीमेल है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, पैदा होने से पहले ही पता चलने लगता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन निमेटोड में ऐसा नहीं होता है। निमेटोड में एग बीत जाएगा, एग वाली स्टेज, फिर J1 बीत जाएगा, और फिर J2 वाली स्टेज, जब ये स्टेज आएगी तब पता चल पाता है, क्योंकि तब जो फीमेल होता है वो वी शेप का जो जेनेटल ऑर्गन बनाने लगता है, और जो जो मेल होता है वो आई के तरीके से, आई के जैसा अपना जेनेटल ऑर्गन डेवलप करने लगता है। तो इससे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ ये मेल है और फीमेल है। बात करें सेकंड जुवेनाइल जो कि J2 होता है, ये केवल ओनली इफेक्टिव स्टेज ऑफ मेलोडोगानी, ध्यान से समझना, इसमें जितने भी स्टेज होते हैं, एग, J1, J2, J3, J4, और इसके बाद फिर एडल्ट, तो ये जो इसके 6 स्टेज होते हैं, इसमें से केवल और केवल जो J2 वाला स्टेज होता है, केवल वही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, बाकी उसके बाद के स्टेज जो होते हैं वो इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। स्पाइक टेल इन मिलेडोगाइनी इज ए सक्सीडिंग मोल्टिंग ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जुवेनाइल ऑफ मेलोडोगाइनी स्पीशीज, ध्यान से समझना। स्पाइक टेल जो होता है मेलोडोगाइनी में, ये सक्सीड करता है कब तक, तीसरे, चौथे और दूसरे, यानी कि इसमें एक तरीके का निकलता है, स्पाइक टेल निकलता है, ध्यान से इसको समझना। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो कि ये निमेटोड है, ठीक, ये निमेटोड का इसका पीछे वाला भाग है, तो यहाँ पर एक ऐसे स्पाइक निकला रहेगा, और ये स्पाइक कब तक रहता है, दूसरा मोल्टिंग हो जाती है, तीसरी मोल्टिंग हो जाती है, और चौथी मोल्टिंग हो जाती है। ये 4 मोल्टिंग तक इसमें ये जो स्पाइक टेल है ये पड़ा रहता है। इसके बाद जब इसका 5वां मोल्टिंग और छठी मोल्टिंग होती है तो उसमें ये चीजें गायब हो जाती हैं। तो पहले में नहीं रहता है, 5वें में नहीं रहता, और छठवें में नहीं रहता, और बाकी बीच में जो 3 स्टेज है, इन तीनों स्टेज में इसमें स्पाइक टेल पाया जाता है। सेक्सुअल रिवर्सल की बात करें तो इसमें जो मेलोडोगानी स्पीशीज होती है, इसमें एक अजीब टाइप का करेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, और वो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कभी भी मेलोडोगाइनी जो होती है, अगर उसको एडवर्स कंडीशन मिल जाता है तो उसका जो मेल होता है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई एक मेल है, ठीक, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया ये मेल है और ये फीमेल है। अब ये मेल जो है, अगर कोई भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन पड़ गई, तो वो क्या होगा
कि ये जो मेल है ये कन्वर्ट हो जाएगी फीमेल में, ये जो है ये इस तरीके से फिर इस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगी, फीमेल बन जाएगी। ये इसके अंदर एक तरीके से सेक्सुअल रिवल्सल टाइप का एक मैकेनिज्म इनके अंदर पाया जाता है मिलिडोगाइनी के अंदर। Most of the species of Melidogyne complete their life cycle within 25 days at 25 to 30 degree centigrade and 5 to 8 overlapping generation completed in the year। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये लाइन। ये लाइन बोल रही है कि ज्यादातर जो मेलोडोगाइनी स्पीसीज के जो भी निमेटोड होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल लगभग 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, इनका जो 6 मोल्टिंग होती है पूरा एग से लेके और एडल्ट तक बनने तक, इनका पूरा जो प्रक्रिया होती है वो 25 दिन के अंदर अंदर ही पूरी लाइफ साइकिल इनकी खत्म हो जाती है। ये चीजें कब होंगी? जब उसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत घट गया तब भी दिक्कत हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ गया तब भी ये जो दिन है इनमें वेरिएशन आ सकता है। इसके साथ साथ बात करें तो जैसे 25 दिन में इसकी एक जनरेशन पूरी हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें एक साल में, तो एक साल में ये मात्र 7 से 8 जनरेशन इसकी पूरी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि 25-25 दिन का ऐसा नहीं है कि 25-25-25 ऐसे होता रहेगा। एक साल में 7 से 8 जनरेशन पूरा होता है और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है? वो लगभग 25 दिन की होती है। अगला जो स्लाइड है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये स्टाइलिक्स है, ये फेयरनिक्स है और ये फिर ये मीडियम बल्ब है। ये ध्यान ध्यान से इसको एक बार पुश करके देख लेना। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाया है वो सब चीजें इसमें दिख रही हैं। यहाँ पर ये टेस्टिकल्स होता है इसका, और ये यहाँ पर ग्रोथ जोन होता है, फिर यहाँ पर स्पर्म इसके इकट्ठे रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें जो मेल होता है, फीमेल होती है, उसमें यहाँ पर देखो ये एग दिख रहा है, ये यूट्रस है उसका, ये वेजाइना है, ये एनस है, यहाँ से एनस होता है, यहाँ से निकलती हैं चीजें। तो ये जो चीजें हैं इसको ध्यान से एक बार आप पुश कर लीजिएगा वीडियो को और ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो जो मिलेडोगाइनी होती है, जैसे मैंने बताया कि मिलेडोगाइनी जो स्पीसीज होती है इसमें ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती है। वो कौन कौन से पौधे में कौन कौन से जगह पर लगता है, इस वजह से इसके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे एक तो है मिलेडोगाइनी इनकोग्निटा। मिलेडोगाइनी जो इनकोग्निटा है ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट इंडिया ऑन वेजिटेबल। ये वेजिटेबल में ज्यादा पाया जाता है। मिलेडोगाइनी इनकोग्निटा जो होता है, ध्यान से समझना, मेलोडोगाइनी इनकोग्निटा जो है वो वेजिटेबल में पाया जाने वाला निमेटोड है और ये पूरे इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया ये पाया जाता है। बात करते हैं मेलोडोगाइनी एग्जिगुआ। तो ये एग्जिगुआ जो है मेलोडोगाइनी, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कॉफी में लगने वाला निमेटोड है और ये कर्नाटका में पाया जाता है। मेलोडोगाइनी हेप्ला जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्परेट पार्ट यानी कि हिली एरियाज में ये ज्यादातर पाया जाता है। कौन? मिलिडोगाइनी हेप्ला। तो मिलिडोगाइनी जो हेप्ला होता है ये कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल हिली एरियाज में पाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड का हिली रीजन है, या फिर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और या फिर इधर इधर क्या कहते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो हिली एरियाज हैं केवल वहीं पर ये ज्यादातर पाया जाता है। बात करते हैं मिलोडोगाइनी अरिनेरिया। ये एक सीरियस पेस्ट होता है ग्राउंड नट में, जो कि गुजरात में ज्यादातर देखने को मिलता है। इस पे ये इसमें इसको ये जो क्वेश्चन था एक बार जेआरएफ में भी पूछा गया है 2011 में। क्या पूछा गया था कि जो ये ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का जो निमेटोड होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मिलेडोगाइनी एरिनेरिया जो होता है ये ग्राउंड नट का एक निमेटोड है और ज्यादातर ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका गुजरात में ज्यादातर देखने को मिलता है। अगला है मिलोडोगाइनी ब्रेविकेउडा। ये ब्रेविकेउडा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? टी में पाया जाता है, बेवरेज से आप याद कर सकते हो ब्रेविकेउडा। और ये आसाम में ज्यादातर पाया जाता है। मिलेडोगाइनी जर्मेनी कोला। ये मेलेडोगाइनी जो जर्मेनी कोला है ये कहाँ पर पाया जाता है? राइस में पाया जाता है और कंट्री की ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि जो सेवन सिस्टर्स है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरा जो मैंने स्पीसीज बताई मेलोडोगाइनी की जो ढेर सारी थी, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं सिम्टम को। जब मेलोडोगाइनी हमारे क्रॉप को डैमेज करना स्टार्ट करता है तो कौन सा सिम्टम बनाता है? जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम ही रूट नॉट है। तो इसमें जहां भी डैमेज होगा वहां पर नॉट बनेगा, बोले तो गांठ बन जाती है।
तो पौधे में गांठ बन जाएगी इस तरीके से, जहां पर आप देख सकते हो ये पौधे में अभी ऐसे गोल गोल सी आप देख रहे हो कि इसकी जो पौधे की जड़ होती है वहां पर ऐसी गांठें पाई जाती हैं। अब ध्यान से समझना, एक तो नॉट होता है और एक राइजोबियम होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों की गांठ में जड़ों में गांठ बनाता है, यानी दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में गांठ बनाता है। तो राइजोबियम में जो गांठ बनती है वो किस तरीके से दिखती है, और इसके साथ साथ जो रूट नॉट की गांठ होती है वो किस तरीके से दिखती है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं। द रिएक्शन to the entrance of the larvae is the development of hypertrophy, enlargement of cell size due to nuclear division of cortical cell, and form 6 to 8 giant cell from which it derived food। ध्यान से समझना, जब किसी निमेटोड का जो लार्वा होता है, ये लार्वा क्या करेगा, जब रूट के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वहां पर जाके ये क्या करता है, सेल को डैमेज करता है। जैसे मान लो कि कोई सेल है, जब वो डैमेज होगी, तब क्योंकि सेल डैमेज हो रही है तो सेल जब डैमेज होगी तो सेल के अंदर एकाएक से क्या होगा, सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। और जब सेल के अंदर सेल डिवीजन बढ़ जाएगा तो सेल डिवीजन बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड एक तरीके का हार्मोन होता है, इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और जब इंडोल एसिटिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है तो सेल डिवीजन और तेजी से होने लगता है, और जो सेल होती है उनकी साइज जो है वो बढ़ने लगती है। तो जब साइज बढ़ने लगती है तो इसी तरीके से 6 से 10 जायंट सेल, यानी कि 6 से 10 ऐसे बड़े बड़े सेल एक दूसरे से सट के ऐसे बन जाते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ऐसे 6 से 10 सेल जब एक साथ बन जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर क्योंकि नॉर्मल सेल वहां एक से दो होनी चाहिए थी, लेकिन जब वहां बड़ी बड़ी 6 से 10 सेल बन जाएगी तो वहां पर एक गांठ बन जाती है। और ये गांठ बनती कहाँ है, ये जो कॉर्टेक्स वाले सेल होती है, आपने पढ़ा होगा जो रूट होता है इसमें कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, यही कॉर्टेक्स कोशिकाओं के अंदर वो जाके लार्वा इन्फेक्शन करता है, इस वजह से वहां पर ऐसे गांठें देखने को मिलती हैं। तो ये जब गांठ बन जाएगी तो हमारी जो फसल है उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो पौधा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे प्लांट को ना मिलकर यहाँ पर जो निमेटोड होते हैं गांठ में, इनको मिलने लगता है। तो यही से बोल रहा है कि वहीं से अपना ये फूड डिराइव करने लगते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट पौधे को ना मिलकर क्या किसको मिलने लगता है, वो निमेटोड को मिलने लगता है, और हमारे जो ग्रोथ होती है पौधे की वो रुक जाती है। ये सिम्टम होता है। बात करते हैं निमोटोड सिक्रेट प्रोटीएज एंजाइम। जो निमेटोड होते हैं उसके लार्वे जो होते हैं वो एक प्रोटीएज एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन सा एमिनो एसिड बनाती है, ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड बना लेती है। और जिसकी वजह से precursors of indole acetic acid is important and responsible for creating hormonal imbalance at the site of the reaction due to excess indole acetic acid formation at feeding site, गाल या फिर नॉट बन जाता है। ध्यान से समझना, जैसे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब यहाँ पर लार्वा अटैक करेगा, तो जब लार्वा अटैक करेगा तो यहाँ पर सेल डिवीजन बढ़ेगा। सेल डिवीजन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड बढ़ने लगा है। और क्यों बढ़ने लगा है, क्योंकि वहां पर निमेटोड ने एक एंजाइम को सिक्रेट किया है जिसको बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम। और ये प्रोटीएज एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन जो थी प्लांट के अंदर, उस प्रोटीन को तोड़कर क्या बना दिया, एमिनो एसिड बना दिया। और जब ये एमिनो एसिड बन गया तो इसकी वजह से इंडोल एसिटिक एसिड भी बढ़ने लगा, और फिर वहां पर ढेर सारा सेल डिवीजन हो गया और 6 से 10 कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो गई, और अल्टीमेटली वहां पर जायंट सेल बन जाने की वजह से गाल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थे आपका पूरा जो सिम्टम था, रूट नॉट का सिम्टम इस तरीके से दिखता है। बात करेंगे अगर हम डिफरेंस की बात करें कि रूट नॉट जो निमेटोड से डैमेज करके जो गांठ बनती है रूट में, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और राइजोबियम का जो नोड्यूल बनता है जो लेगुमिनस क्रॉप में होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एग्रोनॉमी जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बताया था
और इसके साथ साथ सॉइल साइंस में भी बताया था। तो इसमें जो राइजोबियम का नोड्यूल बनता है और रूट नॉट की जो रूट नॉट नेमेटोड की जो गांठ बन जाती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर हम बात करें रूट नॉट में, इट काजेज ऑफ मेलेडोगाइनी इन्फेस्टेशन, रूट नॉट आर हार्ड इन कंसिस्टेंसी एंड डीप सीटेड। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर जड़ है, ठीक, ये मैंने जड़ बना दी। अब अगर रूट नॉट की गांठ होगी तो ये थोड़ा अंदर से होगी, ठीक, इस तरीके से होगा। यानी कि इसकी जो जड़ होगी ये थोड़ा अंदर होगी, रूट के अंदर होगी। ऊपर तो गांठ ऐसे दिखेगी लेकिन थोड़ा सा अंदर होगी। डीप सीटेड होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, हार्ड होता है। ये जो यहाँ पर बाहर निकली हुई ये गांठ है, ये थोड़ी सी हार्ड होगी। और इसके साथ साथ इसको आसानी से रब ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप इसको तोड़ना चाहो कि ऐसे उंगली से ऐसे रगड़ दो और रगड़ के यहाँ से इसे छूट जाए, कट के निकल जाए, तो आसानी से नहीं निकलेगी। क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो थोड़ी सी अंदर से जुड़ी हुई होती है, डीप सीटेड होता है। जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती है उनके अंदर से ये निकला हुआ होता है। तो इस वजह से ये इतनी आसानी से क्या होता है, इतनी आसानी से ये छूटता नहीं है। वहीं अगर हम राइजोबियम नोड्यूल की बात करें, तो राइजोबियम जो नोड्यूल होते हैं वो स्पंजी टाइप के होते हैं। ये नोड्यूल जो बनते हैं ये कैसे होते हैं, एक तो ये ऊपर ही लगे होते हैं, अंदर से नहीं होते हैं। ऊपर बस यही हल्का से सटा होता है। तो ये थोड़ा सा स्पंजी होता है, मतलब अगर इसको आप दबाओगे तो पीछे से फूट जाएगा। और इसके साथ साथ फाउंड अलोंग साइड ऑफ रूट एज साइड अपेंडेजेस, यानी कि थोड़े से बाहर से ही पाए जाते हैं, अंदर नहीं होते, डीप सीटेड नहीं होते हैं ये। और इसके साथ साथ सॉफ्ट होते हैं और इनको इजीली डिटेच किया जा सकता है। यानी कि इसको इतनी आसानी से आप डिटेच कर सकते हो कि मान लो इस रूट को आपने क्या किया, जमीन से उखाड़ा। तो जब भी उखाड़ोगे तो क्योंकि ये बाहर है तो ये मिट्टी में ही रह जाएंगे, यहाँ से खुद ही टूट जाएंगे। तो ये थोड़ा अटैचमेंट इनका कम होता है राइजोबियम का। और ये सॉफ्ट होते हैं, जबकि रूट नॉट वाली गांठ जो होती है ये थोड़ी सी हार्ड होती है। और इसके साथ साथ ये जो होता है ये डीप सीटेड होता है। तो इस वजह से यही इनके बीच में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगला अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें कि जो रूट नॉट नेमेटोड होता है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे खेत में इसका इन्फेक्शन हो गया है तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, डीप प्लाविंग कर सकते हैं मई जून के महीने में, जिसकी वजह से इसकी जो जुवेनाइल स्टेज होती है वो डैमेज हो जाए। ध्यान से समझना, इसकी जो जुवेनाइल स्टेज होती है J2 स्टेज, वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और इसी स्टेज में अगर हम इसको क्या कर दें, डीप प्लाविंग कर देते हैं गर्मी के सीजन में, तो ये क्या करेंगे, ये मर जाएंगे। धूप लगेगी और ये सब मर जाएंगे। मई जून के महीने में अगर हम डीप प्लाविंग कर देंगे तो इससे हमारी जो फसल होगी, जो हम आगे ग्रो करेंगे, वो सुरक्षित हो जाएगी। इंटर कल्चर ऑफ मेरीगोल्ड, टैगस इरेक्टा या फिर टैगस पेटोला, दोनों में से कोई एक क्रॉप लगा देंगे और ये ट्रैप क्रॉप होती है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि हमने क्या रखा, तो एक यहाँ पौधा लगा दिया जो कि होस्ट प्लांट है। क्या है, होस्ट प्लांट है। और दूसरा हमने क्या लगा दिया, मेरी गोल्ड लगा दिया। ध्यान से समझना, अब एक ये निमेटोड यहाँ पर है, तो ये निमेटोड इसके पास जाएगा, ठीक। अगर ये मेरी गोल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेरी गोल्ड है तो ये निमेटोड यहाँ पर ना जाकर मेरी गोल्ड के पास चला जाएगा। क्योंकि ये ट्रैप क्रॉप होती है, निमेटोड को अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। तो क्योंकि मेरी गोल्ड ने निमेटोड को अपने पास आकर्षित कर लिया है, तो हमारा जो दूसरा पौधा है वो हमारा सुरक्षित हो जाएगा, वो आराम से बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, मेरीगोल्ड की खेती कर सकते हैं एज ए इंटर कल्चर। यानी कि बीच में एक लाइन हमने मेरीगोल्ड को भी लगा देनी है, तो इससे लगा देंगे तो हमारी जो फसल है वो थोड़ी सी सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ साथ हम रेजिस्टेंट वैरायटी भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर हम टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर में एक हिसार ललित वैरायटी, सॉरी, टमाटर में एक हिसार ललित वैरायटी है। और SL 120, ये SL 120 और हिसार ललित, ये दो वैरायटी जो है वो हमारी टोमेटो की है। तो इसको भी हम लगा सकते हैं रूट नॉट नेमेटोड से, अगर हमको अपनी फसल को बचाना है। और अगर हम ब्रिंजल की खेती कर रहे हैं तो ब्रिंजल में ब्लैक ब्यूटी या फिर नीलकंठ, ये दो वैरायटी हम ग्रो कर सकते हैं। ये निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट होती है। पूसा ज्वाला लगा सकते हैं अगर हमको मिर्च की खेती करनी है।
और इसके साथ साथ हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं मेलोडोगाइनी की। इसको करने के लिए क्या करते हैं, एक तरीके का फंगस और एक बैक्टीरिया आता है। जो फंगस है उसका नाम है पैसिलोमाइसिस लिलानस। पैसिलोमाइसिस लिलानस होता है, और एक बैक्टीरिया है पेस्टिवरिया पेनिट्रांस। ये पेस्टिवरिया पेनिट्रांस होता है, यानी कि ये फंगस और ये बैक्टीरिया, अगर हमारे मिट्टी में ये दोनों फंगस, चाहे ये फंगस और ये बैक्टीरिया अगर बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों क्या करते हैं, मिलियोडोगाइनी को डैमेज कर देते हैं, इनकी पॉपुलेशन को वो घटाने लगते हैं। तो हम ये बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला मेथड भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बोथ हैव बीन रिपोर्टेड एज प्रॉमिसिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। इसके बाद करते हैं बीटी क्रोप्टकी आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट मेलेडोगाइन स्पीसीज। तो यानी कि कुछ चीजें हम ये कर सकते हैं, डीप प्लॉइंग कर सकते हैं, इंटरकल्चरल रोटेशन कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन लगा सकते हैं, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी फसलें होंगी वो सुरक्षित हो जाएंगी इस रूट नॉट निमेटोड से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला निमेटोड है वो है सिट्रस निमेटोड। सिट्रस निमेटोड के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो थाइलन कुलस क्या है, थाइलन कुलस सेमी पेनिट्रांस क्या होता है, थाइलन कुलस सेमी पेनिट्रांस, ये सिट्रस निमेटोड का साइंटिफिक नेम है। इसकी बात करें तो इसको रिपोर्ट किया गया था सबसे पहली बार कोब के द्वारा 1912 में अमेरिका में। इंडिया में इसको सिद्दीकी जी के द्वारा 1961 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था। अब इसका जो जुवेनाइल फेज होता है, जे टू फेज होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यानी कि इन्फेक्शन इसी स्टेज में ज्यादातर होता है। और इसका जो फीडिंग साइट होता है वो 6 to 10 न्यूज सेल होती है, यानी कि ये नर्स सॉरी जो नर्सेस सेल होती है, 6 से 10 नर्सेस सेल यहाँ पर ये फीडिंग साइट पर फॉर्म करता है। इट इज कॉर्टिकल फीडिंग, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स वाली कोशिकाएं होती हैं उसको फीडिंग करता है एज ए सेडिमेंट्री सेमी इंडोपैरासिटिक, यानी कि सेडिमेंट्री होता है। सेडिमेंट्री का मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, होस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ये मूवमेंट नहीं करता है। और सेमी इंडो पैरासिटिक होता है, यानी कि रूट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा अंदर रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, सेमी इंडो होता है। इस तरीके का इसका फीडिंग बिहेवियर होता है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो जब भी सिट्रस निमेटोड से कोई पौधा अफेक्टेड होता है, कोई भी सिट्रस का प्लांट जब इस निमेटोड से अफेक्टेड होता है, तो उसकी पहली बात तो ग्रोथ रुक जाएगी, उसके साथ साथ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा, और इसमें डाई बैक सिम्टम आने लगेगा। जो प्लांट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देगा। सबसे पहले जो नई पत्तियां हैं वो सूखेंगी, फिर जो नई नई शाखाएं हैं वो सूखेंगी, फिर उसकी पुरानी शाखाएं सूखेंगी, फिर मेन तना सूख जाएगा, और अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरी जड़ ही सूख जाएगी। तो ये डाई बैक का सिम्टम होता है, जो कि सिट्रस निमेटोड के इन्फेक्शन के बाद लगता है। अगले स्लाइड में बात करेंगे हम, दूसरा जो निमेटोड है हमारा वो है रेनिफॉर्म निमेटोड। रेनिफॉर्म निमेटोड की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, रोटलेनकुलस। रोटलेनकुलस रेनिफॉर्मिस क्या होता है, रोटलेनकुलस रेनिफॉर्मिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेनिफॉर्म निमेटोड। इसमें जो मैच्योर जो फीमेल होती है इसकी, वो किडनी शेप की होती है। किडनी शेप कैसा होता है, इस तरीके से थोड़ा सा किडनी शेप होता है। तो इस तरीके की फीमेल पाई जाती है, जबकि एप्पल शेप की फीमेल किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है रूट नॉट नेमेटोड जो होता है उसके अंदर पाई जाती है, बोले तो मिलेडी गायनी में पाया जाता है। इसको जो रिपोर्ट किया गया था, रेनिफॉर्म जो निमेटोड है इसको रिपोर्ट किया गया था लिनफोर्ड और ओलिवेरिया ने यूएसए में 1940 में सबसे पहले ये रेनिफॉर्म निमेटोड को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था। बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में शेषाद्री और शिव कुमार ने 1963 में कॉटन के पौधे में इसको सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था। और प्री एडल्ट यानी कि इमेच्योर जो फीमेल होती है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि इसमें जो फीमेल होता है, और वो भी कौन सी फीमेल, जो कि इमेच्योर है, यही ज्यादातर डैमेज करती है पौधे को। बात करते हैं इसकी टू रेसेस की। एक तो होता है रेस ए। रेस ए का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई ऑन काउपी कैस्टर और कॉटन। इसका एक तो रेस ये होता है, एक रेस होता है इसमें रेनिफॉर्म निमेटोड में जो कि काउपी में
और कैस्टर में और कॉटन में, यानी कि इन तीन फसलों में अफेक्ट करता है, इन तीन फसलों को डैमेज करता है। वहीं इसका जो रेस दूसरा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है ओनली ऑन काउपी। ठीक, एक तो ध्यान समझना, एक तो मल्टीप्लाई कहाँ पर करेगा, काउपी में, कैस्टर में या कॉटन में, और दूसरा जो होता है वो कहाँ रिप्रोड्यूस करेगा, वो काउपी में ही करता है। तो ये दो तरीके के रेसेस इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारा रेनिफॉर्म निमेटोड होता है। अगला जो हमारा निमेटोड है वो है स्टंट या फिर स्टाइलेट निमेटोड। स्टंट या फिर स्टाइलेट निमेटोड की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थाईलन कोरनकस। थायरन कोरनकस स्पेसीज क्या होता है, थाईलन कोरनकस स्पेसीज, ये होता है स्टंट या फिर स्टाइलेट निमेटोड का साइंटिफिक नेम। ये माइग्रेटरी होता है, यानी कि इसका जो मूवमेंट होता है होस्ट में वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कभी यहाँ पर खाएगा, कभी यहाँ खाएगा, कभी यहाँ खाएगा। ये मूव करता रहता है, काफी ज्यादा मूवमेंट वाला काम ये करता रहता है होस्ट के अंदर। और एक तरीके से क्या होता है, सेमी इंडो पैरासाइट होता है, यानी कि ये पौधे के अंदर खाता है और सेमी अंदर, मतलब ऐसा नहीं बहुत डीप में जाके नहीं खाएगा, क्योंकि सेमी इंडो पैरासाइट ये होता है। बात करेंगे इसमें जो होता है थाईलैंड, थाईलैंड क्रोकायस बेसिकी जो होता है ये क्रोसिफेरी में लगता है, ये तरीके का निमेटोड। और इसमें कुछ होता है ब्रेविलें ब्रेविलेंटस जो होता है वो काला हस्ती डिजीज जिसको हम कहते हैं, काला हस्ती डिजीज, ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके साथ साथ वल्गेरिस जो होता है वो वीटा वल्गेरिस वाले जैसे स्पीसीज होती है, जैसे सीरियल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ क्लाइटोनी जो होता है ये फिर टोबैको में देखने को मिलता है, जिसको हम टोबैको स्टंट नेमेटोड कहते हैं। तो इसमें ये तीन चार जो स्पीसीज होती है, इस जो स्टंट या फिर स्टाइलेट नेमेटोड होता है, इसकी तीन चार स्पीसीज होती है जो कि अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से डैमेज करती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।